गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी किसकी बेटा, पीएच। पीएच क्या है, पीएच कैसे ज्ञात किया जाता है, पीएच का मान कितना है, पीएच ज्ञात करने का सूत्र क्या है। आज अपन अगला पॉइंट शुरू करते हैं, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। यदि अपन को अमल में सार की जानकारी हो तो उसके आधार पर दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। क्या कहा अपन ने, यदि अपन को अमल में सार की क्या होगा जानकारी हो तो उसके बेस पर अपने दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। जैसे नंबर फर्स्ट, आपके सिलेबस में इस प्रकार की 5 समस्याओं का समाधान सिलेबस में सम्मिलित है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है उदर की अमलता, या साधारण भाषा में अपन कहते हैं कि आज क्या हो रही है बेटा, एसिडिटी हो गई। साधारण भाषा में अपन कहते हैं कि आज क्या हो गई है, कई बार अपन खाना खाते हैं या चाय ज्यादा पी लेते हैं तो उसके कारण क्या होता है बेटा कि शरीर में एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी का लक्षण क्या है, जैसे बेटा खट्टी डकारा। नंबर 2, पेट में जलन होना। नंबर 3, पेट में एंठर होना, जिसे सामान्य भाषा में अपन कहते हैं दर्द होना। अब एसिडिटी है या क्यों उत्पन्न होती है, तो अपन बायोलॉजी में जब पढ़ेंगे तो अपने आमाशय के अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है बेटा जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव होता है और उस जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब यदि अपन खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं, ज्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, चाहे ज्यादा पीते हैं या खाने का समय नहीं सही होता है, तो उस कंडीशन में कई बार अपने आमाशय की जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव ज्यादा कर देती है और जठर रस का स्राव ज्यादा करने के कारण आमाशय के अंदर एसिड अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एसिड अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण खट्टी डकार आना शुरू हो जाती है, पेट में जलन होना शुरू हो जाता है, पेट में एंठन आना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द आना शुरू हो जाता है। तब अपन कहते हैं क्या हो गया, एसिडिटी या अम्लता के अपन क्या हो गई, शिकार हो गए। अगर इस कंडीशन में अपन डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर के बिना भी अपन इसका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। अब एसिडिटी को दूर करने के लिए कोई क्षारीय पदार्थ जैसे MgOH, साधारण नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी रासायनिक नाम, और साधारण नाम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, क्योंकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है उसका विलयन दूध के जैसे कलर का होता है और मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अब यदि एसिडिटी हो जाती है तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता
मिलक ऑफ मैग्नीशियम रहता है, जो एक कैसा पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। ये क्षारीय पदार्थ HCl के साथ क्या करके उसे क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, और उदासीन करने के कारण जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। एसिडिटी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो देख लीजिए में पीएच का महत्व में पहला अपन क्या उपयोग है बेटा, उदर की अम्लता को दूर करना। अब अम्लता या एसिडिटी क्या है, तब अपन ने कहा कि अपने आवास के अंदर जठर ग्रंथि पाती है, जिसके द्वारा जठर रस का स्राव जाता है। जठर रस में क्या पाता है, HCl। यदि सामान्य एक निश्चित मात्रा में HCl का स्राव होगा तो HCl अपने पाचन की क्रिया में भाग लेगा और उसके कारण किसी प्रकार का विकार या रोग उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन अगर अपना खाना पीना सही नहीं, खान पान सही नहीं है, या खाने का समय सही नहीं है, चाय वगैरह ज्यादा पीते हैं, या खट्टी चीजें सॉरी ये बुरी की चीजें, तली हुई चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उस कंडीशन में जठर ग्रंथि द्वारा जठर रस का स्राव ज्यादा होता है। जठर रस का स्राव ज्यादा होने के कारण अपने पेट या आमाशय के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, और HCl की मात्रा बढ़ जाने के कारण ये लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तब अपन कहते हैं क्या हो गई, एसिडिटी। अब उस एसिडिटी का उपाय क्या है, ऐसे व्यक्ति को किसका उपयोग करना चाहिए, किसका सेवन करना चाहिए, मिलक ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करना चाहिए, जो एक क्षारीय पदार्थ है। अब ये क्षारीय पदार्थ अम्ल के साथ एसिड के साथ क्या करके उसे उदासीन कर देता है, जिसके कारण अम्लता का जो प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है, जिसके कारण अपन एसिडिटी से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। पीएच का पहला उपयोग हो गया। दूसरा है दंत से। दंत का मतलब दांत, से का मतलब होता है टूटना या अपघटन होना। टूटना या क्या होना, अपघटन होना। अब सामान्य परिस्थिति में अपना जो माउथ है या मुंह है उसका पीएच 6.5। सामान्य अपन ने कहा कि मुंह का पीएच कितना होता है, 6.5। अब अपन यदि भोजन करने के पश्चात मुख की क्या नहीं करते बेटा, सफाई नहीं करते हैं, सामान्य भाषा में अपन कहते हैं भोजन करने के पश्चात अपन कूला वगैरह सही नहीं करते, तो उसके कारण भोजन के पार्टिकल, भोजन के कण कहां रह जाते हैं, मुख गुहा में रह जाते हैं। अब मुख में पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं, इन जीवाणु के द्वारा भोजन, मुख में रहे भोजन के कणों का अपघटन या किण्वन होता है, जिसके कारण माउथ में कौन सी गैस बनती है बेटा, CO2 गैस बनती है, और इस CO2 गैस के बनने के कारण मुख का pH 6.5 से घटकर हो जाता है 5.5। अब मुख का pH 5.5 होने पर अपने दांत का जो सबसे बाहरी आपको सफेद रंग का भाग दिखाई देता है, ये बना होगा इनेबल पदार्थ। क्या कहलाता है ये इनेबल। ये इनेबल अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, लेकिन पीएच का मान 6.5 से घटकर 5.5 हो जाने पर ये इनेबल पदार्थ भी क्या होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं दंत सही। कई बार ऐसी कंडीशन सामने आती है, कुछ बच्चों के या कुछ बूढ़े व्यक्तियों के दांत अंदर से चिटकी सी उतरना शुरू हो जाते हैं, टुकड़े उसके छोटे छोटे टुकड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो क्या है बड़ा कारण, दंत सही। कारण क्या है,
भोजन करने के पश्चात यदि अपन भोजन को अच्छी तरह मुंह को अच्छी तरीके से साफ नहीं करते हैं तो भोजन के कण मुंह गुहा में आ जाते हैं और मुंह गुहा में पाए जाने वाले जीवाणु द्वारा इन भोजन के कणों का किण्वन होता है और अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनते हैं। CO2 बनने के कारण मुंह का pH घटकर कितना 6.5 से घटकर कितना हो जाता है 5.5। इस 5.5 पर अपने दांत का सबसे कठोर पदार्थ इनेबल है वो टूटना शुरू हो जाता है, जो सभी तरह का ये सामने दिखाई देता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? दंत से। अब अपन इससे कैसे बच सकते हैं? अपना उपाय क्या है इसका बचने का? इसका बचने का उपाय क्या है? तो उस कंडीशन में भोजन करने के पश्चात दंत से को रोकने के लिए भोजन करने के पश्चात या तो अपन को दंत मंजन का, जो किस प्रकृति का होना चाहिए बेटा? क्षारीय प्रकृति का दंत मंजन है उसका उपयोग करना चाहिए, या फिर जो क्षारीय प्रकृति के पदार्थ है उन पदार्थों से मुंह को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, या फिर मारवाड़ी में कहें तो खुला करना चाहिए, ताकि मुंह का pH है वो लगभग कितना बना रहे? 6.5 बना रहे। तो उसके कारण दंत से की प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। दंत से की प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है। तीसरा दैनिक जीवन में उपयोग है बेटा अम्लीय वर्षा। वर्षा मतलब बरसात। जो बरसात का पानी आता है उसका pH लगभग बेटा कितना होता है? 7। बरसात के पानी का pH कितना होता है? 7। लेकिन मानव के बढ़ते क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में क्या उत्पन्न किए जा रहे हैं? प्रदूषक मुक्त किए जा रहे हैं। अपन ने कहा जो बरसात होती है उस बरसात के जल का pH 7 होता है अर्थात उदासीन होता है, या अपन कह सकते हैं बरसात का जल शुद्ध होता है जिसका pH कितना होता है? 7। लेकिन मानव की बढ़ती क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषक उत्पन्न किए जाते हैं। ये प्रदूषक किसके साथ मिलकर? वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं और वर्षा जल के साथ मिलने के कारण वर्षा जल का pH 7 से क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। ऐसी वर्षा जिसका pH मान 7 से क्या होता है? कम होता है, ऐसी वर्षा को अपन क्या कहते हैं बेटा? अम्लीय वर्षा। दोबारा सुनो, वर्षा का जल शुद्ध होता है ना, उसका pH 7 होता है, उदासीन होता है। लेकिन मानव की बढ़ती क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में क्या मुक्त किए जा रहे हैं? प्रदूषक मुक्त किए जा रहे हैं। इन प्रदूषक पदार्थ, ये प्रदूषक पदार्थ जब किसके साथ मिल जाते हैं? वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं, तो वर्षा जल का pH 7 से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऐसी वर्षा को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। क्योंकि 7 से कम pH मान आ रहा है वो अम्लीय है, वो 7 से ज्यादा रहेगा वो क्या है? चाहिए। अब ये वर्षा जल जब नदी में पहुंचेगा तो नदी के गुणों को प्रभावित करेगा, या ये जल कहां पहुंचेगा? खेतों में पहुंचेगा तो खेतों के उपजाऊपन को क्या करता है? प्रभावित करता है। खेतों के उपजाऊपन को प्रभावित करने के साथ साथ ये जल या वर्षा जल सभी जीव जंतुओं के जीवन को भी क्या करता है? बाधित करता है। तो इससे रोकने का उपाय क्या है? तो जिन प्रदूषकों के कारण वर्षा जल का pH 7 से कम हो रहा है, ऐसे प्रदूषकों पर नियंत्रण करके वर्षा अम्लीय वर्षा को होने से क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। क्या कहा आपने? अम्लीय वर्षा का क्या होगा बेटा? तो
लेकिन वर्तमान समय में मानव के बढ़ते क्रियाकलापों के कारण वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषण मुक्त रहते हैं। ये प्रदूषण वर्षा जल के साथ मिल जाते हैं तो वर्षा जल का पीएच 7 से कम हो जाता है। ऐसी वर्षा को अपन क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में पहुंचता है तो नदी के जीवन को बाधित करता है। अगर ये भूमि में पहुंचता है तो भूमि के उपजाऊपन में बाधा उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव है या पारिस्थितिक तंत्र है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो उससे बचने का उपाय क्या है? तो जिन प्रदूषकों के कारण वर्षा जल का पीएच कम होता है उन प्रदूषकों के निर्माण को या उत्पन्न होने को रोककर अम्लीय वर्षा से क्या किया जा सकता है? बचा जा सकता। नंबर 4, मृदा की अम्लता या मृदा का पीएच। अब किसान खेत में क्या करता है? फसल उगाता है और क्या चाहता है कि उस खेत में अधिकतम क्या हो? उत्पादन। अपन ने कहा कि किसान खेत में खेती करता है या फसल उगाता है तो उगाने के पश्चात उसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि उस खेत में उस फसल का क्या होगा? अधिकतम उत्पादन। अधिकतम उत्पादन करने के लिए सबसे पहले जिस खेत में अपन फसल उगाना चाहते हैं, जिस फील्ड में अपन फसल उगाना चाहते हैं उसका सबसे पहले क्या करना चाहिए? पीएच ज्ञात करना चाहिए। अब खेत का पीएच ज्ञात करने के पश्चात उसी फसल का क्या करना चाहिए? किसान को चयन करना चाहिए जो उस पीएच पर अधिकतम सर्वाइवल करके अधिकतम उत्पादन दे सके। मान लो कि आपके खेत का पीएच किस प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। तो अब आपको पता चल गया कि आपके खेत का पीएच क्षारीय प्रकृति का है तो आप उसी फसल का चयन करोगे जो क्षारीय भूमि के अंदर आसानी से क्या कर सकती है? उग सकती है या अधिकतम उत्पादन दे सकती है। मानो सपोज आपकी भूमि कैसे बड़ा? क्षारीय है और आपने खेत के लिए बाजरा और गंवार उगाना है। अब बाजरा मानो कि सपोज अम्लीय भूमि में आसानी से उगता है और अधिक उत्पादन देता है, जबकि गंवार क्षारीय भूमि में आसानी से उगता है और अधिकतम उत्पादन देता है। आपकी खेती का पीएच क्या है? क्षारीय प्रकृति का। तो अधिक उत्पादन करने के लिए आप किसका चयन करोगे? गंवार का चयन करोगे या बाजरे का? गंवार का चयन करोगे क्योंकि गंवार सारी भूमि में अधिकतम उगता है और अधिकतम उत्पादन देता है। तो मृदा का पीएच ज्ञात करके किसान अपनी फसल के उत्पादन में क्या कर सकता है? बेटा वृद्धि कर सकता है। 5वां पॉइंट, हो गया बेटा कीट डंक का उपचार। अब अपने दैनिक जीवन में भी अपन को कई बार कोई कीट या कोई चींटी या मकोड़ा अपन क्या कर देता है? काट देता है या डंक मार देता है। और डंक मारने के बाद या जैसे सबसे अच्छा उदाहरण बेटा बिच्छू है। डंक मारने के पश्चात उस भाग में जहां जैसे सबसे वर्तमान टाइम चल रहा है कौन सा? टांडिया या कीट या चींटी या मकोड़ा जिस भाग पर काटता है उस भाग पर क्या होती है?
क्या होती है? जलन। जलन क्यों होती है? क्योंकि जब ये इंसेक्ट या ये ऑर्थोपोडा के सदस्य डंक मारते हैं तो अपने शरीर में ये डंक के साथ क्या छोड़ते हैं? अम्ल छोड़ते हैं। और उस अम्ल के कारण क्या होती है? जलन या दर्द होता है। अब उस कंडीशन में उस जलन या दर्द से बचने के लिए अपन यदि उस स्थान पर किसी क्षारीय पदार्थ जैसे NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लगाते हैं तो कुछ समय पश्चात वो जलन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, गायब हो जाती है। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि अपन ने डंक वाले स्थान पर क्या लगाया बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का है और डंक में क्या करता? अम्लीय पदार्थ था और उस अम्ल को ये क्षारीय पदार्थ क्या कर देता है? क्रिया करके उदासीन कर देता है और उदासीन करने के कारण वो जलन क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। या ऐसा अपने जीवन में और सबसे अच्छा उदाहरण देते हैं। कई बार आपको घर में बिच्छू काट देता है या टांटिया बाइट कर देता है, काट देता है, तो अपने घर वाले क्या कहते हैं कि कटने वाले स्थान पर क्या लगा बेटा? लोहे की कोई वस्तु फेरो तो दर्द क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है? लोहे की जो वस्तु अपन लेते हैं उस पर तभी दर्द कम होता है जब उस लोहे की वस्तु पर क्या लगा हुआ है? जंग लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। अब जंग लगा हुआ है इसका मतलब वो क्या है ना? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड है और आयरन ऑक्साइड इसका मतलब धातु ऑक्साइड है और धातु ऑक्साइड से जो किस प्रकृति के होते हैं बेटा? क्षारीय प्रकृति के होते हैं और क्षारीय प्रकृति के होने के कारण क्या हो जाता है? वो उदासीन हो जाता है। उदासीन होने के कारण उस स्थान पर जलन होना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये हो गए दैनिक जीवन में किसका महत्व बेटा? पीएच का महत्व। 5 बिंदु आपके सिलेबस में दे रखे हैं। उधर की अम्लता दंत से अम्लीय वर्षा को रोका जा सकता है, माना कि पीएच का नियंत्रण करके पशु उत्पादन बढ़ाया की जा सकती है, कीट के डंक का उपचार किया जा सकता है। अब आगे इस लेसन में दूसरा पॉइंट दे रखा है दैनिक जीवन के उपयोगी यौगिक। अब अपने सिलेबस में कुछ यौगिकों की जो अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग किए जाते हैं उनका डिटेल स्टडी किया है। आपके सिलेबस में उन यौगिकों की डिटेल स्टडी या विस्तार वर्णन क्या गया है जिनका दैनिक जीवन में अत्यधिक उपयोग होता है। अब ये 6 जो यौगिक आगे अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें बड़ा निश्चित पॉइंट बना के आपको पढ़ना है। पहला, उस यौगिक का साधारण नाम, फिर उस यौगिक का रासायनिक नाम, फिर उस यौगिक का अणुसूत्र, फिर चौथा उस यौगिक के गुण, फिर उस यौगिक के अपने दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, फिर एक पॉइंट बीच में सॉरी हो आएगा। चौथा पॉइंट है बेटा उस यौगिक को बनाने की विधि, समीकरण सहित। 5वां पॉइंट है उसके गुणधर्म, छठा उसके दैनिक जीवन में
परीक्षा में फाइनल 3 नंबर का एक जो इस लेसन से क्वेश्चन आएगा वो इन यौगिकों में से लगभग हर बार परीक्षा में आता है। और वैसे भी ये यौगिक अपन आगे साइंस लोगे तो यहाँ आपके बेस को काम मजबूत बनाते हैं, तो इनको डिटेल पूर्वक पढ़ना। पॉइंट वही से बताते हैं आपको कौन से बना उस यौगिक का साधारण नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, बनाने की विधि, अगर समीकरण है तो समीकरण सहित उसके गुण और उपयोग। आपके सिलेबस में सबसे पहला जो यौगिक है वो है साधारण नमक। साधारण नमक का बड़ा मतलब क्या है? जिस नमक को अपन भोजन बनाने में उपयोग करते हैं उसे साधारण नमक कहते हैं, या इसका साधारण दूसरा नाम है टेबल नमक। अब नमक क्या, दूसरा शब्द क्या था? लवण भी। तो पहला आपके सिलेबस में जो यौगिक आ रहा है वो कौन सा है? साधारण नमक या टेबल नमक, जिसका अणुसूत्र है NaCl। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? NaCl। तीसरा रासायनिक नाम आप सब लिख सकते हो ना, सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन ब्रोमीन ब्लू कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। अब NaCl आते ही, ये लवण आते ही आपके दिमाग में वो समीकरण आ गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया वगैरह, कि इस नमक का निर्माण करने के लिए कौन कौन से अम्ल और क्षार की क्रिया होती है? तो NaOH जब किसके साथ क्रिया करता था? HCl के साथ क्रिया करता है, तब क्या है बेटा? NaCl प्लस H2 का निर्माण होता है। तो इसका मतलब NaCl का निर्माण करने के लिए NaOH कैसा बनेगा? परबल अम्ल। और कैसा क्षार है? सॉरी, परबल क्षार। और कैसा बनेगा? परबल अम्ल। तो इस लवण का निर्माण करने के लिए परबल अम्ल और परबल क्षार डाल लेते हैं, जिसके कारण NaCl का pH क्या होगा? 7। अर्थात ये किस प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति का। किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति। अब चौथा पॉइंट, बनाने की विधि। तो साधारण नमक को बनाने के लिए जो समुद्र का खारा जल है, उस जल में, उस जल को बड़ा क्या कहता है? इकट्ठा करके वाष्पीकरण किया जाता है। वाष्पीकरण का मतलब क्या है? जो समुद्री जल है उस समुद्री जल को बेटा क्यारियों में भर जाता है, और क्यारियों में भरने के पश्चात उसका वाष्पीकरण किया जाता है, उसको धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के कारण जो खारे पानी में से पानी है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है। इस घटना को हम कहते हैं वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण के पश्चात क्यारी में क्या रह जाता है? नमक रह जाता है। उस नमक में MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड जैसी क्या रहती है ना, ऐसी क्या रहती है, इनको दूर करने के लिए जो नमक है, NaCl का नमक है, उसके विलयन में कौन सी गैस प्रोवाइड करते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके फलस्वरूप आपके पास शुद्ध क्या प्राप्त होता है? NaCl प्राप्त होता है। इस शुद्ध NaCl को थैलियों में भरकर
मार्केट में क्या क्या रहता था, सप्लाई क्या आता है, जहां से अपन इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, जहां से इसको क्या करते हैं, खरीदते हैं। ये आपके पास बनाने की इसकी क्या हो गई, विधि हो गई, कोई समीकरण इसमें आपके सिलेबस में है नहीं। फिर है इसके गुणधर्म। गुणधर्म में जो साधारण नमक है उसके गुणधर्म आप सब जानते हो। नमक फैट, ये सफेद रंग का, कैसा पदार्थ का, ठोस पदार्थ, ये सफेद रंग का ठोस पदार्थ। दूसरा, ये जल में क्या होता है, विलय होता है, अर्थात जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है। नंबर 3, इसका गलनांक, गलनांक किसे कहा था, वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में बदल जाता है उस तापमान का कहते हैं गलनांक। इसका गलनांक 1081 केल्विन होता है। नंबर 4, इसके लक्षण याद रखना, गुण याद रखना। फिर उपयोग, तो उपयोग क्या करता, घरों में भोजन बनाने के लिए इसे किसके उपयोग क्या करता, साधारण नमक के उपयोग जो कहता है। नंबर 2, दूसरा, घरों में साधारण नमक का उपयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में कहता है। खाद्य परिरक्षण का क्या होता, वे पदार्थ को, खाद्य पदार्थों को गलने सड़ने से रोकते हैं, वे खाद्य परिरक्षक कहते हैं। नंबर 3, ये नमक केमिकल मिश्रण बनाने में उपयोग क्या करता है। केमिकल का मतलब क्या होता है, अपन घरों में कई बार देखो साथ में ठंडाई वगैरह बनाते हैं या शरबत बनाते हैं या नींबू का पानी बनाते हैं, तो उसमें भी क्या डाला जाता है, क्या नमक डाला जाता है। नंबर 4, साधारण नमक NaOH, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। नंबर 4, CaOCl2 विलयन चूर्ण आदि पदार्थों को बनाने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग लिया जाता है। कच्चा पदार्थ कौन सा होता है, जिससे कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाया जाता है, उस पदार्थ क्या कहते हैं, कच्चा पदार्थ कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजन चूर्ण इत्यादि का निर्माण करने के लिए साधारण नमक को किस रूप में काम लिया जाता है, कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग किया जाता है। थैंक्स।